डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद की तरफ से ऑनलाइन क्लास में शामिल सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके लाइफ के लिए, एग्ज़ाम के लिए, व्यक्तिगत ज्ञान के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक हम आपको ध्यान से पढ़ा रहे हैं, आप उसको देखिए और हर पॉइंट को नोट करते हुए चले जाइएगा। इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक में फर्स्ट पॉइंट आपका है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसी का अध्ययन आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि हु कैन लॉज FIR। FIR कौन दायर कर सकता है। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए व्हाट इज FIR। FIR होती क्या है। पहले तो जान लीजिए FIR होती क्या है। संज्ञेय मामले में समय की दृष्टि से पुलिस को दी गई पहली सूचना FIR कहलाती है। समय की दृष्टि से पुलिस को दी गई किसी अपराध की पहली सूचना FIR कहलाती है। ये हो गई FIR। सेकंड पॉइंट इसका है FIR कौन दायर कर सकता है। हु कैन लॉज FIR। तो FIR कौन दायर कर सकता है, इसके बारे में है सुप्रीम कोर्ट की एक केस हालू एंड अदर्स बनाम द स्टेट ऑफ MP। हालू एंड अदर्स द स्टेट ऑफ MP 1974 सुप्रीम कोर्ट। जिसमें कहा गया है समाज का कोई भी व्यक्ति FIR दायर कर सकता है। समाज का कोई भी व्यक्ति FIR दायर कर सकता है। समाज का कोई भी व्यक्ति FIR दायर कर सकता है। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, हाउ टू लॉज FIR। FIR कैसे दायर की जाती है। FIR कैसे दायर की जाती है। तो FIR कैसे दायर की जाती है उस पर जो आइए पढ़ते हैं, जिसका उत्तर CRPC के 154 में दिया गया है। CRPC 154 के पहले क्लास में ये दिया गया है कि संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित जब भी कोई इत्तला थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी जाती है तो इस प्रकार की इत्तला वह अपने थाने पर रखे जाने वाले रजिस्टर में लिखेगा। साथ ही यदि लिखित है तो उसको रख लेगा, लिखेगा और फिर ऐसी सूचना को लिखाने वाले को पढ़ करके सुनाएगा, उस पर हस्ताक्षर लेगा। 3 प्रतियों में उसे लिखेगा जो पुलिस
रेगुलेशन के 95 पैरा में दी गई है और एक प्रति वह लिखाने वाले को दे देगा, निःशुल्क एक प्रति उसे दे देगा। तो एक प्रति तत्काल लिखाने वाले को निःशुल्क दी जाएगी, इत्तिला लिखाने वाले को निःशुल्क देना आवश्यक है। यदि ऐसी एफआईआर लिखने से पुलिस मना करती है, नहीं लिखती है, तो पीड़ित व्यक्ति उस इत्तिला को स्वयं लिख करके कंसर्निंग एसपी के पास डाक के माध्यम से भेज सकता है। डाक के माध्यम से वहाँ वह भेज सकता है। प्रश्न है कि ऐसी एफआईआर में किन किन बातों को लिखना ज़रूरी है। ये भी काफ़ी महत्व की है कि एफआईआर में कौन कौन सी बातें रहेंगी। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में ये देखा जाएगा कि वह संज्ञेय अपराध से संबंधित हो, साथ ही साथ घटना का विवरण उसमें हो, घटना का समय उसमें हो, घटना का समय हो, ये सारी चीज़ों का वर्णन उसमें किया जाता है। अर्थात ऐसी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए, उसमें संज्ञेय अपराध अस्पष्ट होता हो, समय की दृष्टि वह सबसे पहली सूचना होती है। अगर वह लिखित रूप में दी गई है तो कोई बात नहीं, मौखिक में दी गई है तो वह लेखबद्ध की जाएगी और सूचना देने वाले का हस्ताक्षर लिया जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है, अगर वह एफआईआर किसी बलात्कार से संबंधित है, स्त्री लज्जा भंग से संबंधित है, तो थाने पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उस एफआईआर को लिखा जाएगा। थाने पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखे जाएगा। कहीं पर या महिला अधिकारी कहीं पर पीड़ित है, अगर वह विकलांग है, नहीं आ पा रही है, तो उसके निवास स्थान पर जाकर भी ऐसी एफआईआर लिखी जा सकती है। ऐसी एफआईआर लिखने के बाद तत्काल 164A में उसका मेडिकल कराया जाएगा। उस बालिका का तत्काल मेडिकल कराया जाएगा अगर वह रेप से संबंधित है। तो आपने पढ़ा एफआईआर क्या है, फिर आपने पढ़ा एफआईआर किन मामलों में होती है, एफआईआर कौन लिखा सकता है। अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अगर वह मामला नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय मामले से है, तो उसकी एफआईआर कैसे, उसकी रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी। अगर किसी असंज्ञेय मामले से संबंधित कोई रिपोर्ट किसी को लिखानी है, तो यह रिपोर्ट वहीं पर लिखी जाएगी जहां पर वह घटना घटित हुई है। जिस पुलिस स्टेशन के अंदर वह घटना घटित हुई है, उसी पुलिस स्टेशन में ऐसी रिपोर्ट लिखी जाएगी। ध्यान रहे, एनसीआर केवल वहीं लिखी जाती है जिस पुलिस स्टेशन पर के क्षेत्राधिकार में वह घटना घटित हुई रहती है। एफआईआर के मामलों में है कि यह किसी भी पुलिस स्टेशन पर की जा सकती है। भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में इसे लिखाया जा सकता है।
एफआईआर के संबंध में आपने एनसीआर के संबंध में आपने ये पढ़ा कि एनसीआर कैसे लिखी जाती है। आपका जैसे मोबाइल का गुम हो जाना या किसी और अपराध का गुम हो जाना, अपराध का होना, इनकी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है ये आपने पढ़ा। अब हम आगे आपको पढ़ा रहे हैं कि एफआईआर लिखना क्या आवश्यक है। पुलिस के लिए एफआईआर का दर्ज करना क्या आवश्यक है, इस पर आप ज़रा सा ध्यान दीजिए। एफआईआर के मामलों में एफआईआर का दर्ज करना पुलिस के लिए आवश्यक है कि नहीं है, ललिता बनाम स्टेट ऑफ यूपी की केस इस पर आई। उस केस में कहा गया कि पुलिस के लिए एफआईआर को दायर करना आवश्यक है यदि मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस के लिए एफआईआर का दायर करना आवश्यक है। सिवाय 5 मामले हैं जिसमें वह एफआईआर दायर करने से पहले मामले की जांच कर सकती है। बाकी हर मामलों में एफआईआर दायर करना उसके लिए आवश्यक है। वो 5 मामले हैं, वो 5 मामले। पहला मामला, 5 मामले कौन है मनीषा, तुम्हें पता है पांचों? कौन मामले हैं जो एफआईआर के पहले जांच होनी चाहिए? हाँ पता है, ध्यान दो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही। अभूतपूर्व सुधार है तुम पे, इसमें हम देख रहे हैं अभूतपूर्व सुधार मनीषा में। ललिता कुमारी के केस में कहा गया कि एफआईआर लिखना पुलिस के लिए आवश्यक है यदि संज्ञेय मामला दिखाई देता है, लेकिन ये 5 मामले हैं जिसमें पुलिस एफआईआर से लिखने के पहले वह जांच करेगी फिर लिखेगी। वो 5 मामले पारिवारिक मामले, व्यवसायिक मामले, पारिवारिक मामले, व्यवसायिक मामले, करप्शन केसेज और कौन से मनीषा? कौन भूल? हाँ, मेडिकल डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले और डिले एफआईआर, लंबी अगर डिले है तो इस मामलों में पहले जांच करिए फिर एफआईआर जा कर के लिखिए। अगर एफआईआर लिखने से पुलिस रिफ्यूज करती है, इनकार करती है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? ऐसी दशा में स्टैट्यूटरी रेमेडी क्या है जनता के पास? स्टैट्यूटरी रेमेडी जनता के पास मतलब जो जनता एफआईआर लिखाने गई है, अगर पुलिस रिफ्यूज करती है तो आपके पास रेमेडी ज़रा देखिए क्या क्या है। पहली रेमेडी है 154 के तीसरे क्लाज में। 154 के तीसरी क्लाज में आप अपनी एफआईआर को सीधे पुलिस अधीक्षक के पास
डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। एक रेमेडी आपके पास सीआरपीसी में ये है। दूसरी रेमेडी आपके पास है सीआरपीसी 156(3) में एक एप्लीकेशन लिख करके सीजीएम के पास दे करके अनुरोध कर सकते हैं एफआईआर लिखाने का। तीसरी रेमेडी आपके पास है सीआरपीसी की धारा 200 में एक कंप्लेंट न्यायालय के माध्यम से दायर कर सकते हैं। और चौथी रेमेडी आपके पास है आईपीसी की धारा 166(a) में क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऐसे लोक सेवक के खिलाफ चला सकते हैं। तो पुलिस अगर एफआईआर लिखने में रिफ्यूज करती है, आपके पास 4 रेमेडी हैं सीआरपीसी में। 154(3) एफआईआर लिख करके आप सीधे पुलिस अधीक्षक के पास भेज सकते हैं। 156(3) में लिख करके आवेदन मजिस्ट्रेट के पास दे सकते हैं कि हमारी एफआईआर को दर्ज किया जाए यदि संज्ञेय हमारा है। और तीसरी है आप 200 में सीआरपीसी कंप्लेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथी रेमेडी इंडियन पेनल कोड में है 166(a), आप ऐसे पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सारी रेमेडी आपकी प्रोसीजरल है। इसके अलावा आपके पास रेमेडी है, अगर आपका बहुत बड़ा अधिकार हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत मैंडमस रिट जारी करवा सकते हैं एफआईआर दायर करने के लिए, जो बहुत असाधारण उपचार है। जुडिशियल रेमेडी में मैंडमस रिट भी मांगा जा सकता है। ऐसा मैंडमस रिट वाली बातें असाधारण उपचार हैं। सीकरी बसु बनाम स्टेट ऑफ एमपी, सीकरी बसु बनाम स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये मैंडमस की बातें की गई थी। सीकरी बसु बनाम स्टेट ऑफ एमपी। क्या एफआईआर टेलीफोनिक भी हो सकती है, यानी टेलीफोन के माध्यम से भी क्या एफआईआर दायर की जा सकती है? इसके उत्तर को देखिए, केस नोट करिए। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा, सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा स्टेट एनसीटी सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम, बीच में बनाम रहेगा, वर्सेज स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। एफआईआर क्या टेलीफोनिक हो सकती है? इस केस में कहा गया यदि फ़ोन कॉल बिल्कुल क्लियर है, इंसिडेंट के इमीडिएट नज़दीक दी गई है, जल्दी दी गई है, तो पुलिस उस मैसेज के आधार पे एफआईआर दायर कर सकती है। यदि टेलीफोनिक मैसेज, टेलीफोनिक बातें साफ हैं, घटना के नज़दीक दी गई हैं, तो सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा
स्टेट ऑफ दिल्ली में कहा गया कि पुलिस उस आधार पे एफआईआर दायर कर सकती है बशर्ते कि वह संदिग्ध सूचना ना हो, अस्पष्ट ना हो। तो टेलीफोनिक भी एफआईआर हो सकती है, टेलीफोनिक एफआईआर हो सकती है। शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य, शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य की केस में कहा गया एफआईआर समाज का कोई भी व्यक्ति दायर करवा सकता है। एफआईआर समाज का कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। अब अगला टॉपिक इसी में है, विलंब से दायर एफआईआर। विलंब से दायर एफआईआर। सीआरपीसी में एफआईआर दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ऐसी दशा में किसी समय सीमा में तो बंधा नहीं जा सकता है, फिर भी अगर शीघ्र एफआईआर नहीं दायर की गई है तो एविडेंस सेक्शन 8 में उसके आचरण का स्पष्टीकरण भी करती है, और कोई स्पष्टीकरण और डिले का नहीं दिया गया है तो ऐसी एफआईआर एक वीक एफआईआर होगी, कमज़ोर एफआईआर होगी। तो एफआईआर दायर करने हेतु कोई समय सीमा नहीं दी गई है, फिर भी एफआईआर दर्ज करने में देरी अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बना देती है, लेकिन ज़्यादा और अस्पष्टीकृत विलंब के संदेहपूर्ण केसेस में ऐसी एफआईआर कमज़ोर हो जाएगी। एफआईआर सोच समझकर जानबूझकर झूठा अभियोग लगाया गया माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि अगर एफआईआर विलंब से हो रही है तो यह माना जाएगा कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में संदेह है। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं एफआईआर का कानूनी महत्व। एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर का जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में एफआईआर को कितना वज़न दिया जाता है, ये आप ज़रा सा पढ़िए। एफआईआर में जितनी बातें लिखी रहती हैं उसके आधार पे ट्रायल में जज साहब क्या करते हैं उसको देखिए। तो वैल्यू ऑफ एफआईआर क्या है, अब आप अध्ययन करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ एफआईआर। सीआरपीसी में लिखी गई एफआईआर का वैल्यू इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट में सीआरपीसी में लिखी गई एफआईआर की वैल्यू दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, किसी चीज़ की वैल्यू जब चेक करनी हो तो उसकी वैल्यू चेक करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पर चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही आप चेक कर सकते हैं। न्यायालय ही तय करता है कि किसी एफआईआर की वैल्यू क्या है। तो आइए इसकी वैल्यू देखते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट
यद्यपि एक महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं माना जाता है, एक मौलिक दस्तावेज नहीं माना जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक मौलिक दस्तावेज नहीं माना जाता है, अर्थात इसमें जो बातें लिखी रहती हैं उन बातों के मौलिकता को नहीं समझा जाता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा घटनाओं का एक विवरण माना जाता है। इसके माध्यम से केवल ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति एफआईआर लिखाया है, अगर वह व्यक्ति उस एफआईआर के विपरीत कोई बात ड्यूरिंग ट्रायल कहता है तो एफआईआर दिखा करके उसकी क्रेडिबिलिटी को हमें इम्पीच कर सकते हैं कि आपने एफआईआर में ये बातें कही, आज आप ये दूसरी बात कह रहे हैं। अर्थात एफआईआर कर्ता के पूर्व एफआईआर के कथन, न्यायालय में लिखाए गए उसके बयान, मौखिक दिए गए कथनों में यदि डिफरेंस है तो फिर एफआईआर का महत्व है। फॉर द क्रेडिबिलिटी एफआईआर दिखाई जा सकती है। इसी प्रकार से एफआईआर लिखाने वाला व्यक्ति जब न्यायालय में अपने बयान को देता है तो जो एफआईआर उसने लिखाई है उसमें कही गई बातें और न्यायालय में दिए गए उसके बयान में अगर सिमिलरिटी है तो इसका फ़ायदा वो न्यायालय के माध्यम से अपने पक्ष में लेगा और कहेगा, देखिए जो मैंने एफआईआर में कहा था वही बात हम यहाँ कह रहे हैं, इसका मतलब घटना की सत्यता हम आपको सही बता रहे हैं। अर्थात एफआईआर का महत्व यही है कि एफआईआर कर्ता अपने पूर्व और वर्तमान कथनों की संपुष्टि के लिए उसका प्रयोग कर सकता है और अभियोजन पक्ष उस एफआईआर का प्रयोग अभियुक्त पक्ष उस एफआईआर का प्रयोग एफआईआर लिखाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कर सकता है कि तुम एफआईआर में कुछ लिखाए हो, आज न्यायालय में कुछ बोल रहे हो। 145 एविडेंस एक्ट दिखा करके उन कथनों को खंडित कर सकता है। तो एफआईआर का साक्षिक महत्व यही है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अनुसार प्रोसिक्यूशन एफआईआर का प्रयोग अपने वचनों को, अपने कथनों के संपुष्टि के लिए करेगा। अभियुक्त पक्ष अभियोजन के कथनों को खंडन करने के लिए इसका प्रयोग करेगा। हबीब बनाम स्टेट ऑफ बिहार केस लॉ, हबीब बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1972 सुप्रीम कोर्ट। इसी केस में यह बात कही गई जो मैंने अभी लिखाई है। हबीब बनाम स्टेट ऑफ बिहार के ही केस में कहा गया है कि अभियोजन अपने एफआईआर की बातों को संपुष्ट करने के लिए अभियुक्त अभियोजन की एफआईआर की बातों को खंडन करने के लिए एफआईआर का प्रयोग कर सकते हैं। अभियोजन 157 में कर सकता है, अभियुक्त 145 में कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में एफआईआर की वैल्यू दिखाई जा सकती है। नंबर 1, एफआईआर सेक्शन 6 में एक ही एविडेंस एक्ट के सेक्शन 6 में एक ही समव्यवहार का भाग के रूप में सुसंगत है कि जैसे ही वो चोट खाया तुरंत वहीं पर पुलिस स्टेशन जाके अपनी बात लिखाई थी। सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में घटना के होने के बाद तुरंत एफआईआर लिखाई थी। इसका मतलब किसी प्रकार का झूठा कथन वो नहीं गढ़ा था, बल्कि उसने वो सारी सत्य बातें ही जाकर के लिखाई थी जैसा कि हुआ था। ये उसके आचरण का स्पष्टीकरण है, घटना के आचरण का स्पष्टीकरण है। एफआईआर कर्ता अपने आचरण के रूप में एफआईआर को दिखा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का सेक्शन 9 है
एविडेंस एक्ट, सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट एफआईआर घटना का एक्सप्लेनेशन करती है। 9 में एक्सप्लेनेशन के रूप में और धारा 9 में आइडेंटिफिकेशन के रूप में भी सुसंगत है। एफआईआर लिखाने वाला एफआईआर के माध्यम से किसी बातों को अगर उन्होंने एडमिट किया है, अगर उसने एडमिट किया है तो सेक्शन 17 में एडमिशन के रूप में वह एफआईआर सुसंगत होगी। एफआईआर इज रेलेवेंट एज ए एडमिशन सेक्शन 17। सेक्शन 17 में एडमिशन के रूप में सुसंगत होगी अगर उसने ये लिखाया है कि जब मैं अपने खेत में खड़ा था, तो इसका मतलब ये सुसंगत हो गया स्वीकृत के रूप में अपने खेत। जब मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था, ये एडमिशन हो गया। तो एफआईआर एज ए एडमिशन भी हो सकती है। एफआईआर में अगर अभियुक्त ने लिखाई है एफआईआर, तो वह स्वीकृत के रूप में सुसंगत होगी, लेकिन चूंकि पुलिस के समक्ष है इसलिए वह ग्राह्य नहीं होगी। एफआईआर लिखाने के बाद अगर एफआईआर करता कहीं पर शूट कर दिया जाता है और उस एफआईआर में मृत्यु का कारण स्पष्ट हो रहा है, जिसका नाम उसमें दर्ज कराया, इनसे मुझे जान का खतरा है, वही मारते हैं उसको, तो यह डाइन डिक्लेरेशन के रूप में भी सुसंगत हो सकता है। ऐसी एफआईआर डाइन डिक्लेरेशन के रूप में सुसंगत हो जाएगी। तो एफआईआर साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में एक ही समव्यवहार, 8 में आचरण के रूप में, 9 में घटना के स्पष्टीकरण के रूप में, 9 में घटना के स्पष्टीकरण के रूप में सुसंगत है। एलिबाई के रूप में भी सुसंगत हो सकती है, साथ ही साथ स्वीकृत के रूप में, संस्वीकृत के रूप में, मृत्युकालिक कथन के रूप में, 157 और 145 में एफआईआर सुसंगत हो सकती है एविडेंटरी वैल्यू में।